तक पढ़ लिया था, स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट, लार्ज इंटेस्टाइन कंप्लीट, ठीक है। तो मतलब हमारा एलिमेंट्री कैनाल वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है, ठीक। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव ग्लैंड्स वाला। उसमें कौन कौन सा था? एसोसिएटिव ग्लैंड्स में क्या क्या इन्वॉल्व था? सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर हम इसी में ही ऐड कर देते हैं, गॉल ब्लैडर, ठीक है। सबसे पहले तो एसोसिएटिव ग्लैंड्स होते क्या हैं? जो सिर्फ हेल्प करते हैं, जो डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। कैसे कैसे करते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स कैसे करता है? किसको? फूड को लुब्रिकेशन तो म्यूकस प्रोवाइड कर रहा है। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या काम कर रहे हैं? सलाइवा प्रोड्यूस करके। सलाइवा में कौन सा एंजाइम? सलाइवरी एमाइलेज। किसको डाइजेस्ट करेगा? स्टार्च को। प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट करेगा? पेप्सिनोजन, ठीक है। और फैट को? फैट को लीवर से कुछ निकलता है, बाइल। यहाँ से तो हमारा निकला सलाइवा, ठीक है। यहाँ से निकलेगा बाइल, और पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, ठीक है। ये तीन चीज़ें होती हैं जो हमारे फूड के डाइजेशन के लिए हेल्प करती हैं, इसलिए इसको हम एसोसिएटिव ग्लैंड्स में लिखते हैं, ठीक है। अब इसको सबको एक एक करके एलैबोरेट करके पढ़ेंगे। पहला आता है हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? माउथ में, बक्कल कैविटी में। कितने टाइप के? कितने टाइप के? 3 टाइप के होते हैं। पैरोटिड ग्लैंड्स, सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स, और एक और सबलिंगुअल ग्लैंड्स। सबलिंगुअल ग्लैंड्स। पैरोटिड ग्लैंड्स जो होते हैं वो हमारे चीक्स के पास प्रेजेंट होते हैं। कभी कुछ खट्टी चीज़ खाई है और ऐसा लगा होगा उसके बाद कि बहुत ज़्यादा सलाइवा बन रहा है मुंह में, गालों में दर्द सा होने लग जाता है, वो हमारे पैरोटिड ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है, जो कि सलाइवा बनाते हैं बहुत ज़्यादा। इसके बाद आता है सबलिंगुअल वाला। लिंगुअल मतलब होता है टंग, और सब मतलब नीचे। तो जीभ के नीचे वाला जो ग्लैंड होता है, ठीक है, जहाँ से सलाइवा निकलता है, उसको कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। बीनीथ द टंग आएगा। बीनीथ द टंग, ठीक है। इसके बाद आता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड। यहाँ पे कभी कुछ फील किया है? कुछ कभी दर्द हुआ हो यहाँ पे? कोई भी चीज़ खाई है, डाइजेस्ट नहीं हो रही है प्रॉपर से, तो यहाँ पे दर्द होता है। यहाँ पे जो ग्लैंड्स होते हैं उसको कहते हैं सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स, ठीक है। नियर टू ईयर, ठीक है। कौन कौन सी ग्लैंड्स हुई? 3। पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। पैरोटिड ग्लैंड जो होती है वो हमारे चीक्स पे प्रेजेंट होती है। सबमैंडिबुलर जो होती है वो हमारे ईयर्स के पास प्रेजेंट होती है, और सबलिंगुअल जो होती है वो जीभ के नीचे प्रेजेंट होती है। जीभ के नीचे कहाँ पे होगी? हाँ, जहाँ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, फ्रेन्युलम जहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे मान लो ये फ्रेन्युलम है, इसके यहाँ पे दोनों साइड पे ये ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, और ग्लैंड्स हमेशा पेयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। यहाँ होगी तो यहाँ भी होगी, जीभ के नीचे दोनों साइड होगी थ्रेड के, ठीक। ऐसे करके प्रेजेंट होती है पेयर में।
देखो जब भी डाइजेशन होता है ना किसी चीज़ का, ये एसोसिएटिव ग्लैंड्स जो होती हैं ये दो प्रोसेस से काम करती हैं। किस किस से? पहला होता है एक मैकेनिकल प्रोसेस, दूसरा होता है केमिकल प्रोसेस। मैकेनिकल मतलब किसी चीज़ में कोई चीज़ प्रोसेस हो रहा है, मतलब बॉडी पार्ट कर रही है उसमें, या तो कोई चीज़ चल रही है, मूव कर रही है उसकी वजह से। और केमिकल का मतलब कोई केमिकल प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, जैसे HCl है या हमारे एंजाइम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अगर हमारे माउथ की अगर हम बात करें तो माउथ में पहला आता है हमारा मैकेनिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस में क्या है, हमने खाना खाया, खाना खा के क्या करते हैं, च्युइंग करते हैं। तो च्युइंग जो होता है वो एक हमारा मैकेनिकल प्रोसेस है, जिससे कि हम एक बड़ा पार्ट को एक छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं कि ईजिली उसका डाइजेशन हो सके, ठीक है। तो मैकेनिकल प्रोसेस में हम करते हैं च्युइंग, च्युइंग या फिर जिसको कहते हैं मैस्टिकेशन, मैस्टिकेशन ऑफ फूड, मतलब फूड को चबाना, चबा चबा के हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं, जिसके बाद उसका डाइजेशन बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। पहला तो ये हो गया। अच्छा, इस च्युइंग में कौन कौन हेल्प करता है, कौन कौन सा ऑर्गन है जो च्युइंग में हेल्प करता है? टीथ, और टीथ हो गया, और टंग, ठीक है। टीथ तो चबाने के लिए काम आ गया, लेकिन टंग जो होता है उस खाने को मूव कराने के लिए काम आता है, ठीक है। जो हमारे माउथ में सलाइवा प्रेजेंट है, उस सलाइवा को इसमें रोल करने के लिए, जिससे कि वो सॉफ्ट हो जाए, इजीली च्यू हो जाए या चबा सकें हम उसको आराम से, तो इसमें ये दो ऑर्गन्स जो होते हैं ये बहुत इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, मैकेनिकल वाले में। अब आता है हमारा केमिकल। केमिकल वाले में कौन सा एंजाइम काम आएगा? सलाइवरी अमाइलेज। क्यों? क्योंकि हमारे माउथ में सलाइवा है और सलाइवा के अंदर ही है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज का दूसरा नाम, इसको कहते हैं टाइलिन, ठीक है, इसको कहते हैं टाइलिन। टाइलिन जो होता है वो किसी भी ग्लूकोज को तोड़ने के काम आता है। जैसे मैंने स्टार्च खाया, स्टार्च किस में था? ब्रेड में। मान लो मैंने ब्रेड खाया, ब्रेड में स्टार्च था। स्टार्च जो है वो एक पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड का मतलब, पॉलीसेकेराइड का मतलब, हाँ, मोनोसेकेराइड। देखो मोनोसेकेराइड जो होती है ना, सेकेराइड मीनिंग होता है कार्बोहाइड्रेट का यूनिट, ठीक है। अगर एक एक कार्बोहाइड्रेट बन के खूब सारा बंच बन जाए तो वो हो जाता है पॉलीसेकेराइड, ठीक है। सिंगल हमको कहेंगे मोनोसेकेराइड, दो हो जाएंगी तो उसको कहेंगे हम डाइसेकेराइड, और बहुत सारी हो जाएंगी तो उसको कहेंगे पॉलीसेकेराइड, ठीक। स्टार्च के अंदर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, इसलिए उसको कहते हैं पॉलीसेकेराइड। अब ये पॉलीसेकेराइड छोटे, अब हम उसको चबाएंगे तो ये छोटे अमाउंट में टूटेगा। किस में टूटेगा? पहले पॉली का छोटा फॉर्म, मोनो तो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, मोनो के बाद डाइसेकेराइड। पॉली से छोटे में टूटा तो डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड आएगा, और डाइसेकेराइड में इसमें टूटता है माल्टोज में, ठीक है। टाइलिन की हेल्प से मैंने ब्रेड खाया, ब्रेड में स्टार्च था, जब मैंने ब्रेड खाया तो वो सलाइवा के साथ रिएक्ट किया, सलाइवा में था टाइलिन या फिर सलाइवरी अमाइलेज, उसने उसको माल्टोज में तोड़ दिया, ठीक है। अब ये माल्टोज में, ये भी एक छोटी, क्योंकि हमें तो बहुत छोटी यूनिट में तोड़ना है ना, जिससे कि डाइजेशन बहुत आराम से हो जाए, तो हमारे सलाइवा में माल्टेज एंजाइम भी होता है। माल्टोज, इसको तोड़ने के लिए माल्टेज एंजाइम आता है, ठीक है, जो इसको तोड़ता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। मिल गई एनर्जी, ग्लूकोज एनर्जी है, ठीक है। जैसे ही ये माल्टोज टूटेगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी और हम काम करना शुरू कर देंगे। इसलिए कहते हैं कि हमें अपने साथ टॉफ़ी रखना चाहिए, ठीक है। टॉफ़ी हो गया, या फिर कोई ऐसा हार्ड चीज़ होती है जिसको खाते ही जो हमारे मुंह में डिज़ोल्व हो, और डिज़ोल्व होते ही इंस्टेंट एनर्जी हम लोग को मिले। चॉकलेट्स हैं, टॉफ़ीज़ हैं, ये सब हमारे माउथ में ही इनका डाइजेशन होता है और इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। क्यों इंस्टेंट एनर्जी? क्योंकि सबसे पहले हमें ब्रेन को चाहिए एनर्जी। ब्रेन पास है माउथ के, स्टमक से तो पास है माउथ के, तो इंस्टेंट एनर्जी जैसे ही हम खाएंगे
हमने मुंह में रखा, वो डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होते इंस्टेंट एनर्जी मिली, ब्रेन के पास गया और वो काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, ये तो हो गया किसका, माउथ का, मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस। देखो हमने क्या पढ़ा, हम आज एसोसिएटिव ग्लैंड पढ़ेंगे। एसोसिएटिव ग्लैंड्स के अंदर हमें 3 चीज़ें पढ़नी है, सलाइवरी एमाइलेज या सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, पेनक्रियाज और लिवर। गॉल ब्लैडर हम लिवर के साथ ही पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने उठाया सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, माउथ में, ओरल कैविटी या बकल कैविटी में। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है सलाइवा के, सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज का दूसरा नाम टाइलिन। टाइलिन किस में हेल्प करता है, किस चीज़ के डाइजेशन में हेल्प करता है, स्टार्च के। माउथ में स्टार्च का ही डाइजेशन होता है। ठीक है, तो माउथ में स्टार्च का डाइजेशन हेल्प करता है टाइलिन, जो किस में इसको कन्वर्ट कर देता है स्टार्च को, माल्टोज में। फिर ये माल्टोज जो एक डाइसेकेराइड यूनिट है, मतलब 2 सेकेराइड से मिलके एक चीज़ बनी है, अब इसको हमें अलग अलग तोड़ना है। ठीक है, मोनोसेकेराइड में करना है, तो उसके लिए कौन सा एंजाइम यूज़ होगा, माल्टेज। माल्टोज के लिए माल्टेज यूज़ होता है, सबके लिए अपना अपना एक एंजाइम होता है, ऐसे ही माल्टोज के लिए माल्टेज यूज़ होता है। ठीक है, वो उसमें टूटता है और उसके बाद वो ग्लूकोज बनाता है, जो इंस्टेंट एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, इतना समझ आया। ठीक, इसके बाद आता है लीवर। सेकंड हमने देखा कि हमको पढ़ना है लीवर या फिर गॉल ब्लैडर। लीवर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, राइट या लेफ्ट, बताओ, लेफ्ट साइड पे। ठीक है, अगर हमारा स्टमक ऐसे करके प्रेजेंट है, स्टमक बना नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे लीवर होता है, ठीक है, यहीं पे इसका गॉल ब्लैडर होता है और ये बीच में से यहाँ पे जो इंटेस्टाइन निकलती है ड्यूडेनम वाली, वहाँ पे एक पेनक्रियाज होती है, ऐसे करके लीफ शेप पेनक्रियाज होती है। ठीक है, लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है, लेफ्ट एब्डोमिनल केविटी में। अच्छा ठीक है, इसका हमने ये तो पोजीशन बता दी। अब बताओ इसमें लोब्स होते हैं या पूरा एक ही होता है, ये लोब्स होते हैं या पूरा एक ही होता है लीवर, नहीं, इसमें लोब्स होते हैं। जैसे हमने लंग्स में लोब्स पढ़े थे, एक में 2 लोब, एक में 3 लोब, ऐसे ही लीवर में भी लोब होते हैं और इसमें 2 लोब होते हैं। ठीक है, जिसको सिंगल लोब को कहते हैं हेपेटोलोब्यूल। हेपेटोलोब्यूल, हेपेटो मतलब लीवर, लोब्यूल मतलब लोब। सिंगल लोब अगर हम लीवर का नाम बताएं तो उसका होता है हेपेटोलोब्यूल। ठीक है, ठीक, हेपेटोलोब्यूल या फिर एक लोब के अंदर लीवर के कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है, इसके अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है, जिसको क्या कहते हैं, हेपेटोसाइट सेल्स या हेपेटिक सेल्स। ठीक है, वो भी हेपेटोसाइट सेल्स। ये जो हेपेटोसाइट्स होती है ना, ये लीवर की फंक्शनल यूनिट होती है। किडनी की फंक्शनल यूनिट, किडनी की फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन्स। नर्वस की फंक्शनल यूनिट नर्व्स। ठीक है, या फिर न्यूरॉन्स ये भी कह सकते हैं। ठीक, हेपेटोसाइट सेल्स जो होती हैं वो फंक्शनल यूनिट होती है हमारे लीवर की। ठीक, अब इसका मेन फंक्शन क्या होता है लीवर का हमारी बॉडी के अंदर, फंक्शन क्या होता है लीवर का, क्या करता है लीवर, बाइल बनाता है, तो प्रोडक्शन ऑफ बाइल। लीवर के बहुत काम है, लेकिन अभी तुम लोग को पढ़ने का काम नहीं है, वो आगे पढ़ोगे कि बहुत काम है। एक इतना सा लीवर जो होता है वो बहुत काम करता है। ठीक है, आरबीसी को बना भी सकता है, आरबीसी को मार भी सकता है, जॉन्डिस भी करा सकता है। अगर बाइल लीवर किसी का ख़राब है तो जॉन्डिस हो जाता है।
ठीक है। बाइल अगर लीवर किसी का बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीने की वजह से ख़राब हो गया तो वो बंदा मर भी सकता है, ठीक है। बहुत काम है, लेकिन अभी जो मेन काम है आपका प्रोडक्शन के लिए ये काम होता है। और फिर जब इसमें प्रोडक्शन हो जाता है तो इसमें से एक डक्ट निकलती है, उस डक्ट को क्या कहते हैं, मैंने कल ही बताया था उस डक्ट का नाम, हेपेटिक डक्ट। सब कुछ उसके नाम पे ही होगा, ठीक है। सेल्स है हेपेटोसाइट सेल्स, डक्ट है हेपेटिक डक्ट है, लोब्स है हेपेटोलोब्यूल्स हैं, ठीक है। सब कुछ उसके नाम में ही रखा होता है, ठीक है। चलो डक्ट हो गई। अब ये डक्ट जब निकली तो ये डक्ट कहाँ जाएगी, गॉल ब्लैडर के पास। गॉल ब्लैडर क्या है, अब ये गॉल ब्लैडर एक पाउच होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम बाइल को स्टोर कर सकते हैं एंड उसको कॉन्सेंट्रेटेड कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब गाढ़ा या फिर पतला कर सकते हैं, ठीक है। लीवर ने बाइल बना दिया, ठीक है। बाइल उसने हेपेटिक डक्ट के थ्रू गॉल ब्लैडर में भेज दिया। उसने वो लिवर और गॉल ब्लैडर एक दोस्त हैं, वो कहेगा मैं बनाऊंगा तू बेचना, ठीक। तो लीवर ने बनाया, गॉल ब्लैडर को दिया कि मैं बनाता जा रहा हूँ तू बेचता जा। उसने अपने पास इकट्ठा करके रख लिया अपने स्टोर रूम में, और उसके बाद जब उसको उसने ज़रूरत पड़ी, दूध वाला क्या करता है, जब ज़्यादा बिक्री होती है तो पानी मिला के दूध दे देता है, ठीक है। तो ऐसे ही जब इसको ज़्यादा बेचना होता है या ज़्यादा देना होता है बॉडी में, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड इसका कॉन्सेंट्रेशन कम कर देता है, उसको पतला कर देता है और उसके बाद बॉडी में भेजता है, ठीक है, ठीक। इसमें से और ये जो बाइल होता है ना, इसका कलर होता है ग्रीन कलर, ग्रीन कलर का बाउल होता है, बाइल होता है। कभी अभी जब क्लिनिकल्स में जाओगे, एडमिशन होने के बाद क्लिनिकल्स में जाओगे, बहुत लोगों के साइड में ना एक पाउच लगा हुआ होता है, उसमें ग्रीन कलर का सब कुछ आ रहा होता है, ठीक है। उसको वही बाइल ही होता है। उसमें से बाइल, जिनका लीवर ख़राब हो जाता है, जिनका गॉल ब्लैडर ख़राब हो जाता है, उसमें से ग्रीन कलर का सब निकलता है। बहुत लोग तो ग्रीन कलर की वॉमिटिंग भी करते हैं क्योंकि उनका लीवर ख़राब है। सब बाइल वॉमिटिंग के थ्रू बाहर आ गया, ठीक है। चलो ये आ गया। इसके बाद ये जो बाइल इसके पास था, जो उसने बाइल स्टोर किया हुआ था या बाइल को कॉन्सेंट्रेट कर रहा था, वो कौन सी डक्ट के थ्रू निकलेगा, अब कौन सी डक्ट है इसके पास, सिस्टिक डक्ट, ठीक है। सिस्टिक डक्ट है ये, सिस्टिक डक्ट और चलो ठीक है, ये सिस्टिक डक्ट प्लस हेपेटिक डक्ट, ये दोनों मिलके क्या बनाती है, ये दोनों मिलके बनाती है कॉमन बाइल डक्ट, ठीक। अब हमारा जितना भी बाइल था वो कॉमन बाइल डक्ट में आ गया, ठीक है। बाइल ज़रूरी क्यों है, क्या मेन फंक्शन है बाइल का, इमल्सिफ, डाइजेस्ट बहुत रेयर कभी बोला जाता है फैट के लिए, लेकिन बाइल हमेशा इमल्सीफाई करता है, ठीक है, इमल्सिफिकेशन के लिए। चलो ठीक है, यहाँ से तो गॉल ब्लैडर और लीवर ने अपना काम कर दिया, ये बन गया हमारे पास कॉमन बाइल डक्ट। अभी इसको इतना ही छोड़ देते कि कॉमन बाइल डक्ट बन गया। थर्ड हमने पार्ट क्या पढ़ा था एक्सेसरी का, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज की जो मेन लोकेशन होती है, पहले तो ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसका लोकेशन कहाँ पे होता है, बोलो बोलो, राइट में नहीं होता है, इसका लोकेशन लेफ्ट में होता है, ड्यूडेनम के पास, ठीक है। जो ड्यूडेनम सी शेप ड्यूडेनम है ना, कल ड्यूडेनम का शेप बताया था, सी शेप ड्यूडेनम के पोस्टीरियर पार्ट में ये प्रेजेंट होता है। मतलब मान लो मेरा यहाँ पे ड्यूडेनम है, तो जस्ट इसके बगल में पीछे से मेरा पेनक्रियाज निकल रहा है, और वो पेनक्रियाज इतना लंबा है जो यहाँ तक जाता है, ठीक है। लीफ शेप होता है, ये करता है। इसका फंक्शन क्या है मेन, अच्छा एक बार बताओ, जो लीवर है, इसमें एक पॉइंट रह गया, हमारी बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, ठीक है, लीवर के लिए है, ठीक है। देखो आप लोगों की एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है कि ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि हमारी बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर को मानते हैं, लेकिन लीवर कोई ग्लैंड नहीं है, वो एक ऑर्गन है बस,
ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है इसलिए मैं बता दे रही हूँ कि ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। ठीक है, चलो इसके बाद अगर मैं पेनक्रियाज के लिए पूछूं तो पेनक्रियाज क्या है, कहाँ था भाई ये रहा, पेनक्रियाज क्या है, क्या वो भी ग्लैंड है, ग्लैंड है ये, पेनक्रियाज एक ग्लैंड है, नहीं, देखो पेनक्रियाज जो है ना ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है। अब मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब क्या होता है, ये सब आप एंडोक्राइन में पढ़ोगे, ठीक है, लेकिन मैं बता देती हूँ कि दो तरह की ग्लैंड होती है हमारी बॉडी में, एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। डिपार्टमेंट सुना है, एंडोक्राइन डिपार्टमेंट है, थायराइड वाले पेशेंट एंडोक्राइन वाले के पास जाएंगे, ऐसा सुना है, शुगर वाले एंडोक्राइन वाले के पास जाएंगे। क्यों है ऐसा, क्योंकि जो एंडोक्राइन होता है ना ये हॉर्मोन्स रिलीज करता है। ठीक है, हॉर्मोन्स में भी क्या, इंसुलिन रिलीज करेगा, ग्लूकागॉन रिलीज करेगा, इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है और क्या है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन और एक सोमैटोस्टैटिन होता है, सोमैटोस्टैटिन है। ठीक है, ये तो चलो इसने हार्मोन रिलीज कर दिया जो हमारे डाइजेशन में किसी काम के नहीं है, लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है ना ये एंजाइम्स रिलीज करता है। ठीक है, हमारा मेन डाइजेशन में जो पेनक्रियास काम होता है उसका एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है ना वो काम होता है। क्यों, क्योंकि वो एंजाइम्स रिलीज करता है, वो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जिसको हम कहते हैं पेनक्रियाटिक एंजाइम्स। पेनक्रियाज के नाम पे ही हैं इसके एंजाइम्स, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स कहते हैं उसको। ठीक है, क्या एंजाइम्स ऐसे ही आ जाते हैं हमारे पास, कोई बॉल जैसी चीज़ है या कोई सॉलिड चीज़ है कि आ रहे हैं, तो फिर कैसे है? कोई पाथवे चाहिए इनको आने के लिए, कोई रोड चाहिए, कैसे? चलो मैंने रोड बना दी और एक एंजाइम है तो मैंने बोला जाओ उस एंजाइम, उस डाइजेस्टिव उस पर डाइजेशन करना है उसका, जाओ जाके डाइजेशन करके आओ, तो वो क्या चले जाएंगे ऐसे ही, या फिर उसको कोई चीज़ चाहिए जाने के लिए? क्या नहीं, एटीपी तो हमें एनर्जी के लिए चाहिए, एंजाइम्स को कोई एनर्जी नहीं चाहिए, उनको सिर्फ एक पाथवे चाहिए। ये समझ लो कि हमने नदी में एक बोट छोड़ दिया, नदी बह रही है और वो भी साथ में बह रही है, ऐसे ही एंजाइम्स हैं। ब्लड नहीं, जूसेस होते हैं कुछ, ठीक है, जूसेस होते हैं, और ये जूस जो होते हैं ना ये पानी की तरह होते हैं, एकदम लिक्विड, जहाँ जहाँ घूमेंगे वहाँ वहाँ एंजाइम्स जाएंगे, और इन जूसेस को घुमाने के लिए ही डक्ट बनाई जाती हैं। ये जो अभी हमने ऊपर पढ़ी, सिस्टिक डक्ट, हेपेटिक डक्ट, पेनक्रियाटिक डक्ट, इन सब डक्ट के अंदर इनके जूसेस घूमते हैं। ठीक है, हेपेटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस, ये सब जूसेस होते हैं, इन जूस के अंदर ये एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। जब ये जूस, मान लो ये जूस गया फैट के पास और फैट वाले लोब्यूल को इसने एकदम ऐसे कवर कर लिया, अपने अंदर एकदम कवर करके कर लिया, तो सारे एंजाइम्स उस फैट ग्लोब्यूल पे ही जाके काम करेंगे फिर। ठीक है, एक पाथवे चाहिए होता है मतलब इनको काम करने के लिए। हाँ ठीक है, पेनक्रियाज का पता चला कि पेनक्रियाज एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, मिक्स्ड ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, सी शेप पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? फंक्शन तो मैंने बता ही दिया कि ये हार्मोन्स और ये एंजाइम्स रिलीज करता है। ठीक है, मेन फंक्शन इसका यही है कि हार्मोन्स और एंजाइम रिलीज करता है। हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल अगर बढ़ता है तो ये काम करता है और इंसुलिन सप्लाई करता है कि ग्लूकोज को कम कर दो। इसलिए जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो इसलिए हम बाहर से उनको इंसुलिन देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि हमारी पेनक्रियाज इतनी सफिशिएंट नहीं है कि वो उतने ज़्यादा ग्लूकोज को कोप अप कर पाए, इसलिए हम बाहर से इंसुलिन देते हैं कि तुम भी जाओ और तुम भी काम करो उसके ऊपर। ठीक है, फंक्शन हो गया पेनक्रियाज का। ठीक है, इसके बाद आती है इसकी डक्ट। इसकी कौन सी डक्ट है? पैनक्रियाटिक डक्ट। इस पैनक्रियाटिक डक्ट में क्या आएगा?
पैनक्रियाटिक डक्ट में क्या आएगा? पैनक्रियाटिक एंजाइम्स आएंगे। ठीक है, चलो हमने पीछे ऊपर पढ़ा था कि कॉमन बाइल डक्ट था जिसके अंदर हमारे पास बाइल था, पैनक्रियाटिक डक्ट के पास हमारा पैनक्रियाटिक एंजाइम्स हो गया। ऊपर से आ रही थी कॉमन बाइल डक्ट, इधर से आ रही है पैनक्रियाटिक डक्ट, दोनों मिलके एक कॉमन डक्ट बनाते हैं जिसको क्या कहते हैं? कॉमन हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, कॉमन हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट दोनों मिलके एक बन गई। यहाँ से आया हमारा बाइल, यहाँ से आए हमारे एंजाइम्स। ठीक है, ये दोनों आके कहाँ ओपन होते हैं? ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में कौन से स्फिंक्टर से? स्फिंक्टर ऑफ ओडियाई। ठीक है, और यहाँ पे आके जो फैट आएगा उसको यहाँ पे ये इमल्सिफाई कर देते हैं। ठीक, यहाँ से प्रोसेस शुरू होता है, इंटेस्टाइन तक जाके वो चलता रहता है। ठीक है, अब पेनक्रियाज के अंदर ना ये जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज के अंदर भी दो डक्ट होती है। पेनक्रियाज के अंदर अगर हम डक्ट पढ़ें तो वो दो तरह की होती हैं। एक होता है डक्ट ऑफ, कहाँ है भाई, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, और एक होती है डक्ट ऑफ विर्संग। मेरे पास दो जगहें हैं। ठीक है, दो पाथवे हैं, लेकिन मुझे एक ही पाथवे पे जाना है। एक पाथवे मेरे लिए बेकार है, ठीक है, जिसका मुझे कोई काम नहीं है। तो मान लो मेरा दो जगह सिलेक्शन हुआ, एक मेरा सफाई में सिलेक्शन हुआ, एक मेरा लखनऊ में सिलेक्शन हुआ। मुझे चाहिए लखनऊ वाला, तो मैं लखनऊ ही जाऊँगी, उस वाले को तो मैं सफाई वाले को छोड़ दूँगी, कह दूँगी कोई और सीट ले लेगा वो। ऐसे ही डक्ट वाले में भी दो होते हैं। ये जो होता है ये नॉन फंक्शनल होता है, इसका कोई काम नहीं है, बस ये है, ये बन गई है लेकिन इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, विर्संग वाले का क्या होता है? विर्संग ही, ये पैनक्रियाटिक डक्ट जिसे हम कह रहे हैं ना, वो विर्संग ही है जो पैनक्रियाटिक जूसेस और पैनक्रियाटिक एंजाइम्स लेके जाती है। ठीक है, इतना सबको क्लियर है? कोई डाउट है? अब इतना सब हम लिखते हैं, उसके बाद क्लास ख़त्म करते हैं। थक गए हो तुम लोग भी, और मैं तो मॉर्निंग से आई हूँ तो मैं भी। चलो ठीक है, टॉपिक लिखो डाइजेस्टिव, पहले लिखो एसोसिएटिव ग्लैंड्स, एसोसिएटिव ग्लैंड्स। ठीक है, इसके आगे लिखो हेल्प्स इन डाइजेशन, हेल्प्स इन डाइजेशन। ठीक है, इसके अंदर ऐसे करके ये तीन बना लो और ये सब लिख लो इसके आगे। हो गया। पहला लिखो सलाइवरी ग्लैंड्स, फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखो सलाइवरी ग्लैंड्स। इसमें लिखो प्रेजेंट इन बकल कैविटी, प्रेजेंट इन बकल कैविटी। सेकेंड पॉइंट, प्रोड्यूस्ड बाय 3 पेयर्स, प्रोड्यूस्ड बाय 3 पेयर्स। प्रोड्यूस्ड बाय से पहले लिखो सलाइवा, सलाइवा प्रोड्यूस्ड बाय 3 पेयर्स। ठीक है, पहला लिखो पैरोटिड, सेकेंड लिखो सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबमैंडिबुलर का ही दूसरा नाम होता है सबमैक्सिलरी ग्लैंड, इसी में ही ऐड ऑन कर लो सबमैक्सिलरी। मैंडिबुलर मैक्सिलरी कहीं सुना है? हमारी बोन होती है, जो जबड़ा होता है, ऊपर वाला मैंडिबुलर, नीचे वाला मैक्सिलरी। सिर्फ पूरे फेस पे एक मैक्सिलरी बोन ही ऐसी होती है जो मूवेबल होती है। ठीक है, उसी के नाम पे ये रखा गया है।
थर्ड लिख लो सबलिंगुअल ग्लैंड। सिर्फ अभी नाम लिखो, सबके आगे का मैं बता दूंगी। ठीक, पहला लिखो पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड बहुत शॉर्ट नोट लिखवाऊंगी कि पढ़ते ही समझ आ जाए ऐसा वाला। ठीक है, इसके आगे लिखो फाउंड नियर चीक। फाउंड नियर चीक मतलब गाल के पास प्रेजेंट होते हैं। फाउंड नियर चीक। सेकेंड पॉइंट, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। थर्ड पॉइंट, opens through Stenson's duct. Stenson's duct. Stenson's duct क्या है कि पैरोटिड ग्लैंड से सलाइवा बाहर जिस डक्ट से आता है, जिस नली से आता है, उसको कहते हैं स्टेंसन्स डक्ट। ठीक है, लिखो, लिख लिया। सेकेंड लिखो सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड। इसमें लिखो फाउंड एट लोअर जॉ और नियर टू ईयर। फाउंड एट लोअर जॉ और नियर टू ईयर मतलब कान के पास। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो ओपन्स थ्रू वॉटसन्स डक्ट। ओपन्स थ्रू वॉटसन्स डक्ट, WHARTSONS, वॉटसन्स डक्ट। इन डक्ट पे क्वेश्चंस आते हैं इसलिए इसको अंडरलाइन कर लेना, इम्पॉर्टेंट है। वॉटसन्स डक्ट। ठीक है, थर्ड लिखो सबलिंगुअल। सबलिंगुअल, इसके आगे लिखो फाउंड बिलो टंग। फाउंड बिलो टंग। नेक्स्ट पॉइंट, स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, इसमें लिखो ओपन। नेक्स्ट पॉइंट, ओपन्स थ्रू रिविनस डक्ट। opens through revinous duct। लिख लिया। इसके बाद लिखो नेक्स्ट टॉपिक सलाइवा। इसके आगे सिक्रीशन, इसके आगे लिखो सिक्रीशन 1.5 लीटर पर डे। 1.5 लीटर पर डे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखो पीएच। पीएच 6.7। 6.7। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज़ सलाइवरी अमाइलेज। इट हैज़ सलाइवरी अमाइलेज, ब्रैकेट में टाइलिन। ब्रैकेट में टाइलिन, ये टाइलिन एंड लाइसोसाइम्स। लाइसोजाइम्स, LISOZIMES, लाइसोजाइम्स। ठीक है, इसके बाद लिखो नेक्स्ट पॉइंट, क्लोरीन रिक्वायर्ड फॉर एक्टिवेशन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। क्लोरीन रिक्वायर्ड फॉर एक्टिवेशन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, एक स्टार मार्क करके पॉइंट लिख लो। मम्स, MUMPS, मम्स इज वायरल इन्फेक्शन। मम्स इज वायरल इन्फेक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, ब्रैकेट में करके लिखो मेनली पैरोटिड। मेनली पैरोटिड। जब हमारे पैरोटिड ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उस डिसीज कंडीशन को मम्स कहते हैं। ठीक है, इतना था हमारा सलाइवरी ग्लैंड का। सेकंड लिखो लीवर। लीवर, इसमें लिखो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट, वेट इज 1.2 to 1.5।
1.2 to 1.5 kgs in adult human. इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखो पोजीशन जस्ट बिलो द डायफ्राम. नेक्स्ट पॉइंट लोब्स डैश करके लिखो 2 lobes राइट एंड लेफ्ट. 2 lobes राइट एंड लेफ्ट. ब्रैकेट में करके लिखो ईच लोब इज नोन एज हेपेटिक लोब्यूल. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखो हेपेटिक लोब्यूल डैश करके लिखो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर. containing hepatic cells. जिसको ब्रैकेट में लिखो हेपेटोसाइट्स कहते हैं. ब्रैकेट में लिख लो हेपेटोसाइट्स. अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ डक्ट. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखो ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाय thin connective tissue sheath. sheath मतलब उसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको कहते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल. ठीक है. नोन एज ग्लिसन्स कैप्सूल. GLISSONS. ग्लिसन्स कैप्सूल. ठीक है. इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखो फैगोसाइटिक सेल्स ऑफ लीवर. मतलब मैक्रोफेजी सेल्स थे, हमने हर जगह अलग अलग पढ़े थे. ऐसे यहाँ पे फैगोसाइटिक सेल्स में डैश करके लिखो कप्फर सेल्स. CUPFFER. कप्फर सेल लिख लिया. नेक्स्ट पॉइंट लिखो हेपेटिक सेल सिक्रीट बाइल. ठीक. एरो करके नीचे ऐसे करके एरो करके नीचे लिख लो. एक पाथवे बनाते जाएंगे. ठीक है. एरो करके नीचे लिखो. एरो के पास यहाँ पे लिख लो हेपेटिक डक्ट. मतलब हेपेटिक डक्ट के थ्रू जो बाइल बना था ऐसे करके लिख लो. ठीक है. उसमें नीचे आएगा एरो के नीचे गॉल ब्लैडर के ब्रैकेट में लिखो थिन मस्कुलर सैक कंटेन्स 30 to 50 ml ऑफ बाइल. एक बार में उसमें 30 से 50 ml बाइल स्टोर कर सकता है वो. 30 से 50 ml. ठीक है. एरो बनाओ नीचे. उसके बाद लिखो बाइल स्टोर्ड and concentrated in gallbladder. फिर से एरो बनाओ. फिर लिखो डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर ब्रैकेट में सिस्टिक डक्ट प्लस हिपैटिक डक्ट ब्रैकेट में लीवर. एक और एरो बना के लिख दो नीचे कॉमन बाइल डक्ट या फिर कॉमन हिपैटिक डक्ट. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट पे लिखो कॉमन हिपैटिक डक्ट प्लस पैंक्रियाटिक डक्ट जिसके ब्रैकेट में लिखो डक्ट ऑफ विल्सन.
डक्ट ऑफ विरसंग, WIRSUNG, डक्ट ऑफ विरसंग। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है। एरो करके नीचे बनाना, इसको लिखो कॉमन हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, कॉमन हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। एक और एरो बनाओ नीचे, फिर लिखो गार्डेड बाय अ स्फिंक्टर, स्फिंक्टर called sphincter of ODI, sphincter of ODI at duodenum, at duodenum। ठीक है, लास्ट और लिख लो पेनक्रियाज, उसके बाद छुट्टी कर देंगे यार, लेट हो गया आज। लास्ट लिख लो पेनक्रियाज 3rd नंबर पे। इस पे लिखो मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड ब्रैकेट में एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एक्सोक्राइन में लिखो नीचे हेडिंग लिख लो एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन क्या काम करता है? पेनक्रियाटिक जूस निकालता है। ठीक है, तो एक्सोक्राइन के आगे एरो लिख करके लिख लो पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस। और नीचे लिखो एंडोक्राइन, एंडोक्राइन के आगे लिखो हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन। ठीक, ग्लूकागॉन GLUCAGON, ग्लूकागॉन। ठीक है, इसके बाद नीचे लिखो लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट, situated at the posteriorly of C-shaped duodenum, posteriorly of C-shaped duodenum। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इसमें लिखो ऐसे करके, बीच में लिख लो पेनक्रियाज, पेनक्रियाज में ऐसे करके 2 एरो बना दो। यहाँ पे लिख दो डक्ट ऑफ, क्या है, सेंटोरिनी है, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। और यहाँ पे आएगा डक्ट ऑफ विरसम, जिसको हमने बोला था पेनक्रियाटिक डक्ट। ऐसे करके लिख लो। लिख लिया? लिख लिया? इसके नीचे लिख लो, इसके नीचे लिखना नॉन फंक्शनल। हाँ, सर सेंटोरिनी के लिए लिखो नॉन फंक्शनल। सेकेंड पॉइंट इसी में ही, डायरेक्टली ओपन्स एट ड्यूडेनम, डायरेक्टली ओपन्स एट ड्यूडेनम। ठीक है, विरसंग के नीचे लिखो इट इज फंक्शनल, इट इज फंक्शनल। नेक्स्ट पॉइंट, लेटर कंबाइंड विद कॉमन हेपेटिक पेनक्रियाटिक डक्ट, लेटर कंबाइन विद कॉमन हेपेटिक पेनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद क्या है? इसके बाद कुछ नहीं है। इसके बाद एक वर्ड है, सिर्फ एक, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये एक साइंटिस्ट था, उसने अपने नाम पे ही इसको दे दिया है। ये कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो पेनक्रियाज का एंडोक्राइन वाला पार्ट रोल प्ले करते हैं। मतलब पेनक्रियाज के जो एंडोक्राइन पार्ट था उसमें क्या हो रहा था? हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे थे। वो जो हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे थे ना, वो इन सेल्स की वजह से हो रहे थे। ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की वजह से। 2 क्वेश्चन मेनली कंफ्यूजन होता है, क्रिप्स ऑफ लिबरगुन जो मैंने कल लिखवाया था,
और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। इन दोनों पे क्वेश्चन भी बनता है और ये ज़रूरी भी है, तो इसमें बस इतना ही लिख लो, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, सेल्स ऑफ पैनक्रियाज, सेल्स ऑफ पैनक्रियाज, अच्छा नाम लिख लो, लिख लिया। इसमें लिखो सेल्स ऑफ पैनक्रियाज विच सिक्रीट हॉर्मोन्स, और ब्रैकेट में लिख लो एंडोक्राइन पार्ट। ठीक है, आज हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। क्वेश्चंस भी कराने थे लेकिन टाइम नहीं था, कल करवाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है।